नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्ष सॉल्यूशन में। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे नागपुरी व्याकरण से संबंधित टॉप 500 क्वेश्चंस और ये आज इसका अगला सीरीज़ का पार्ट है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आज आप पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। इससे मैं जो भी वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आता हूँ उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप किसी भी वीडियो से नहीं चूकेंगे। देखिए दोस्तों, जो आज का पहला प्रश्न है, कहता है कि लूल्हा आदमी कर संग रहबे तो का लखे बात बनी। ये नागपुरी व्याकरण से प्रश्न है, आपको एक वाक्य दिया गया है। तो इसमें पूछता है कि प्रस्तुत वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन पद है के। तो बताइए दोस्तों, इसमें गुणवाचक विशेषण कौन सा पद है। लूल्हा आदमी कर संग रहबे तो का लखे बात बनी। तो इसमें जो गुण बता रहा है ये आपका ये लूल्हा माने होता है दोस्तों आपका जो जिसका हाथ नहीं हो, मतलब ख़राब हो, टूट गया हो, या फिर उसका हाथ सही ढंग से काम नहीं करता है ना, तो उसी को लूल्हा बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए गुणवाचक विशेषण जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मैत पूछ छवारी माय कर हाल बेहाल रहे। प्रस्तुत वाक्य कर संबंध कौन विशेषण से आए। तो यहाँ पर पूछता है कि जो ये वाक्य दिया गया है इसमें जो वाक्य है इसमें कौन विशेषण से संबंधित है ये। ठीक है तो बताइए, परिणामवाचक है, गुणवाचक, सर्वनामिक या फिर संबंध बोधक। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ये गुणवाचक विशेषण की संधि। ठीक है, गुणवाचक विशेषण यहाँ पर संबंधित है। मैत पूछ छवारी मायकर का हाल रहे। ठीक है, देखिए अगला है, नीमन पाकल आंबा कर स्वाद सवादे अलग रह होएला, है ना। नीमन पाकल आंबा कर स्वादे अलग होएला, मतलब अच्छे पके हुए आम की जो स्वाद होती है वो अलग ही होती है, ऐसा बोलना चाह रहा है। तो इस वाक्य में कौन किस्म का विशेषण मुखर है। तो यहाँ पर पूछता है कि इस वाक्य में किस किस्म का जो विशेषण है उसको दिखाया गया है। तो गुणवाचक, सर्वनामिक, परिणामवाचक या फिर देवल में कोनो नहीं। तो यहाँ पर भी दोस्तों गुणवाचक, मतलब देखिए पाकल आंबा, अब पका हुआ आम का जो स्वाद ही अलग होता है। कैसा आम का? पका हुआ आम का। तो यहाँ पर पका क्या उसका गुण है, तो इसीलिए यहाँ पर गुणवाचक विशेषण से संबंधित हो जाएगा ये। ठीक है, देखिए अगला है, अवस्था संबंधी विशेषता के कौन विशेषण बताएला। तो अवस्था संबंधी विशेषता को कौन सा विशेषण बताता है दोस्तों। परिणामवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक या फिर देवल में कोनो नहीं। तो अवस्था संबंधी को आपका गुणवाचक विशेषण ही बताता है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, इतवारी माय कर बोली एखनो बड़ा खरखर आहे। प्रस्तुत वाक्य में कौन विशेषण मूल रूप से व्यवहार हुए है। तो दोस्तों देखिए, इतवारी माय मतलब इतवारी माय, माँ की इतवार मतलब इतवारी की जो माँ है उसकी बोली जो है आज भी खरखर है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो इस वाक्य में कौन सा विशेषण मूल रूप में व्यवहार हो है, ऐसा बोल रहा है। तो गुणवाचक है, सर्वनामिक है, परिणामवाचक या फिर संख्यावाचक। संख्यावाचक तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और देखिए अगला यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देखिए सर्वनामिक भी नहीं होगा, ये आपका गुण भी नहीं है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिणामवाचक। ठीक है, तो परिणामवाचक संज्ञा, परिणामवाचक विशेषण यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रेरणार्थक क्रिया कौन क्रिया का उपभेद है क्या। तो प्रेरणार्थक क्रिया का आपको बताना है कि ये किस क्रिया का उपभेद है। तो पूर्वकालिक क्रिया, मूल क्रिया, संरचनात्मक क्रिया या फिर सकर्मक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया जिससे मतलब किसी काम को करवाया जाता है ना, तो कौन क्रिया का उपभेद है क्या, ये आपको पूछ रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है आपका ये संरचनात्मक क्रिया का उपभेद होता है, आपको याद रखना चाहिए। देखिए अगला है दोस्तों कि माँ हर अपन बेटा से रुपया गिनवाएला। क्या करती है माँ जो है उस अपने बेटे से रुपया गिनवाती है। तो प्रस्तुत वाक्य संरचना कर नज़र से कौन रूप में आए।
तो आपको बताना है कि ये जो वाक्य है संरचना की नज़र से कौन रूप में आती है, प्रेरणात्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, सकर्मक या फिर रंजक। तो ये जो है आपका प्रेरणात्मक क्रिया में आ जाती है, क्योंकि माए हर अपन बेटा से रुपया गिनवाया। तो मतलब किसी भी काम के करवाने को जब कभी भी आप खुद ना करके किसी दूसरे से करवाते हैं तो इसको प्रेरणात्मक क्रिया कहा जाता है। अभी मैंने ऊपर बताया, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला है, सर्वनाम से बनल क्रिया मन कौन रूप में आवेना। तो बताइए दोस्तों, सर्वनाम से बनल क्रिया मन जो है कौन रूप में आवेना। मैंने इसको यहाँ पर टिक करके भी रखा है, नाम धातु क्रिया में आते ही ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नाम धातु क्रिया में सर्वनाम से बना हुआ जो भी क्रिया होता है आपका नाम धातु क्रिया में आ जाता है। अगला देखिए, रूपम फटफटिया चलाएला, क्या चलाता है, फटफटिया। अब प्रस्तुत वाक्य में कर्म कौन पद है क्या। ठीक है, क्या पूछ रहा है, ये जो प्रस्तुत वाक्य है इसमें कर्म कौन पद है, कर्ता कर्म सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा ना। तो रूपम फटफटिया चलाएला, तो इसमें जो आपका कर्म है ऑब्जेक्ट है वो है आपका ऑप्शन नंबर देखिए फटफटिया, है ना। क्या हो जाएगा, फटफटिया। फटफटिया वही स्कूटर वगैरह को बोला जाता है यहाँ गाँव वगैरह में। ठीक है, देखिए अगला है, मुद क्रिया से पहले होइक वाला क्रिया का कहेला। तो जो मेन क्रिया है दोस्तों उससे पहले होने वाले क्रिया को क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया, क्रमिक क्रिया, अकर्मक क्रिया या फिर पूर्वकालिक क्रिया। ये तो बहुत ही ईजी है, ये आपका पूर्वकालिक हो जाएगा। मतलब क्रिया से पहले जो मेन क्रिया उससे पहले यूज़ हो रहा है। ठीक है, मुद क्रिया से पहले होइक वाला क्रिया के क्या कहेला, तो ये पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। ठीक है, देखिए अगला है, रानी खेल के घर गोरी, क्या करके, खेल के घर गोरी। प्रस्तुत वाक्य में कौन क्रिया कर व्यवहार होए है। तो इस में जब भी दोस्तों हम लोगों ने ऊपर में अभी देखा, देखिए पूर्वकालिक क्रिया भी जो देखा था, तो यहाँ पर भी रानी पहले खेल लेगी उसके बाद घर आएगी, तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो खेल के जो है आपका पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। देखिए अगला, देखिए हुगेक, हुगाएक, हुगवाएक, देवल पद मन कौन क्रिया से संबंधित है, सहायक क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, क्रमिक क्रिया या फिर देवल में से कौन नहीं। यह आपका प्रेरणात्मक क्रिया में आ जाएगा। ठीक है, अभी तो मैंने आपको बता ही दिया प्रेरणात्मक क्रिया आप किसे कहेंगे, जब कभी किसी भी कार्य को किसी से दूसरे से करवाने का बोध हो तो उसे हम लोग प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। देखिए अगला, मोर आबा वकील से सुन बुझ के आलक तैयो मुकदमा में लाभ नहीं होलक। मतलब बोल रहा है कि मेरे पिता जो हैं वकील से सुन बुझ के आ गए लेकिन इसके बावजूद कोई भी लाभ नहीं हुआ। तो ये जो वाक्य है इसमें रंजक क्रिया कौन है, तो रंजक क्रिया सुन बुझ होलक या फिर सुन बुझ। तो रंजक क्रिया है दोस्तों यहाँ पर, जैसे सुन बुझ हो गया, ये इस तरीके का जो शब्द आता है उसमें रंजक क्रिया होती है। ठीक है, तो सुन बुझ के आलक, तो इसी को हम लोग बोलेंगे रंजक क्रिया। देखिए अगला है, हरिया मछली धरेला, क्या करता है, हरिया मछली पकड़ता है, मछली। प्रस्तुत वाक्य संरचना कर नज़र से कौन क्रिया से संबंधित है। तो हरिया मछली धरेला ये तो पूर्वकालिक क्रिया है या फिर क्या होती है, पूर्वकालिक है। यहाँ पर देखिए प्रेरणार्थक है, साधारण क्रिया या फिर संयुक्त क्रिया। तो हरिया मछली धरेला ये जो है आपका एक साधारण क्रिया है, क्योंकि प्रेरणार्थक तो हो नहीं सकता है क्योंकि वो खुद ही काम कर रहा है। पूर्वकालिक क्रिया जैसे यहाँ पर कुछ चीज़ है नहीं, संयुक्त क्रिया भी नहीं होगा, तो एक भी बच रहा है आपका वही साधारण क्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। देखिए अगला है, कौन वाक्य कर क्रिया में एक ठो मूढ़ कर्म होएला और एक ठो गौण कर्म होएला। तो आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि कौन वाक्य की क्रिया होती है ऐसी जिसमें एक मूढ़ कर्म होता है और दूसरा जो है गौण कर्म होता है। देखिए द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, एक कर्मक क्रिया या फिर नाम धातु क्रिया। तो ये आपका होता है द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, जिसमें एक क्रिया मूढ़ कर्म होता है और एक गौण। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। देखिए अगला है, पूनम शौक के गीत सुनवाएला। ये तो साफ तौर पर पता चला गया
कि पूनम जो है सभी को गीत क्या कहते हैं, सुनाती नहीं है, सुनवाती है ना। तो जब कभी भी दूसरे से किसी भी कार्य को करवाने का बोध होता है तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये आपका क्या हो जाता है, प्रेरणार्थक क्रिया तो होता है, लेकिन उसमें भी दो होता है, प्रथम और द्वितीय। तो ये आपका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगा, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगा, या फिर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, या फिर देवल में सोवे। तो इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला है, जो नागपुरी भाषा में लिंग विचार देवल में से केकर पर नहीं होएला, जीवधारी, सजीव, बेजीवधारी या फिर देवल में कोनो नहीं। तो जो बेजीवधारी होते हैं दोस्तों, इस पर नागपुरी भाषा में लिंग विचार जो होता है देवल में से केकरों पर नहीं होता है, बेजीवधारी यहाँ पर हो जाएगा। देखिए अगला है, देवल में कौन उभयलिंग का उदाहरण है क्या। तो बताइए दोस्तों, उभयलिंग हम लोगों ने पुल्लिंग पढ़ा है, स्त्रीलिंग पढ़ा है, लेकिन उभयलिंग कैसे कहेंगे, गरु, सगड़, गुरु या फिर गच्छ। तो जो उभयलिंग है दोस्तों ये आपका गरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गरु। गाय आपने सुना होगा, बैल सुना होगा, लेकिन ये जो गरु है ये आपका उभयलिंग में आ जाता है। ठीक है, देखिए अगला है, जिस शब्द मोती मेदी जाइत कर पहचान करवाए ना, वो कौन लिंग है क्या। तो मेदी जाइत, तो जिस शब्द जो है आपका मेदी जाइत कर पहचान करवाए ना, वो कौन लिंग है क्या, बेलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या फिर जनरलिंग। तो जे मेदी जाइत कर पहचान करवाए ना, वो क्या हमरे स्त्रीलिंग कहेला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। देखिए मोटर गाड़ी, अब मोटर गाड़ी देखिए बेजीवधारी है, तो बेजीवधारी है तो कौन तरह का लिंग में रखा जाएगा इसको बताइए, बेलिंग, उभयलिंग, स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग। तो जब कभी बेजीवधारी होता है तो उसको हम लोग बेलिंग में रखते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए अगला है, खखरा, खखरा कर पीठ पोड़े तो खखरा जाने, प्रस्तुत वाक्य में खखरा कौन लिंग है क्या, बेलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या फिर उभयलिंग। देखिए दोस्तों इसमें बेलिंग तो होगा नहीं, क्योंकि खखरा आप केकड़ा को बोल रहे हैं, पर केकड़ा आपने देखा होगा, तो केकड़ा को ही खखरा यहाँ पर बोला जाता है। तो ये बेलिंग तो होगा नहीं क्योंकि ये एक जीवधारी है। तो हमारे पास बच रहा है ये तीन। अब इसमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग है। तो देखिए यहाँ पर पुल्लिंग भी नहीं होगा, ये स्त्रीलिंग भी नहीं होगा, ये एक उभयलिंग में आ जाता है खखरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, देवल कौन संज्ञा बेलिंग का उदाहरण है क्या, सूरज, नदी, टोंगरी या फिर देवल सोबे। तो यहाँ पर जो बेलिंग का उदाहरण है ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देवल सोबे। इसमें किसी का भी कोई लिंग नहीं है, जैसे कि सूरज हो गया, टोंगरी हो गया, नदी हो गया, ये सब बेलिंग है। ठीक है, देखिए अगला है, जेठ महीना में लू चले लागेला। लू आपने सुना होगा, लू देखा होगा। तो जेठ का जो महीना होता है, गर्मी का जो मौसम होता है, उसमें लू चलने लगता है। तो देवल वाक्य में लू कौन लिंग है क्या। तो बताइए दोस्तों, ये जो लू है ये किस लिंग में आ जाएगा। ये लू तो ना जीवधारी है, मतलब ये तो जीवधारी है ही नहीं, तो इसीलिए ये बेलिंग में आ जाएगा। ठीक है, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ये सब नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ये एक बेलिंग का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला है, देवल में से कौन संज्ञा उभयलिंग का उदाहरण है क्या, लंबा, दिया, सियार या फिर देवल सोबे। तो उभयलिंग, तो उभयलिंग जो है दोस्तों यहाँ पर सभी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लांबा हो गया, लांबा जो खरगोश वगैरह होते हैं उसको लांबा बोलते हैं, फिर सियार आपने सुना होगा, दिया हो गया, ये सब आपका उभयलिंग का उदाहरण है। देखिए दोस्तों, आज का जो अंतिम प्रश्न है कि स्त्रीलिंग चाहे पुल्लिंग संज्ञा में वाक्य में बदलाव कौन तरह से होएला। तो जो भी स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग संज्ञा होती है उसमें वाक्य में जो बदलाव होती है वो कैसे होती है, क्रिया के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर, विशेषण के आधार पर या फिर देवल कोनो आधार पर नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो दिए हुए हैं किसी के भी आधार पर जो यहाँ पर देखिए स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग जो है संज्ञा वाक्य में बदलाव कोनो तरह से होएला यहाँ पर पूछ रहा है, तो देवल में से किसी भी तरीके से नहीं होता है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों को बीच में जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जवाहर।